आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारे टॉपिक। हमने टॉपिक को पहले लिख दिया है ताकि ये पता चले कि हाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वेवर्स थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है हम लोग समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, टाइम्स ऑफ फोर्स लिखा गया है, लाइन्स ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये दोनों यानी ये पढ़ेंगे। फिर इसका प्रॉपर्टी, उसके बाद कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। कूलॉम्स लॉ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे कूलॉम्स लॉ पढ़ना है किसका, मैग्नेटिज्म का पढ़ना है। परमिएबिलिटी वहाँ पे हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी, यहाँ पे क्या है परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एक एक करके हम लोग समझेंगे। इन सबों को समझने से पहले हम पीछे वाले को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उन सभी चीज़ों को यहाँ पे याद होना जरूरी है। देखिए कल क्या पढ़े थे, मैग्नेट। मैग्नेट बताए थे कि वैसा मटेरियल जो क्या करे, किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे या लोहा पे या कोबाल्ट पे, निकल पे क्या करे, अपना इफेक्ट दिखाए। और इफेक्ट वो कैसा होगा, फोर्स अप्लाई करेगा। वो फोर्स या तो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, तब उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। और जिस प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़े थे 3 प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसको एग्जांपल से भी समझे थे, हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखिए अब अपने एग्जांपल मान लीजिए, 3 कैटेगरी के लड़के होते हैं, ऐसा समझिए 3 कैटेगरी के। एक कहीं पे भी देखा एकदम खिंचाई चला जाएगा। समझ रहे बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब बातों को समझिएगा। यानी फर्स्ट कैटेगरी का जो होगा, अगर किसी को देखता है, देखने का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी को अगर देखता है तो वो कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो जाता है। उसी प्रकार से है फेरोमैग्नेटिक। आप फेरोमैग्नेटिक को एक लौंडा समझ लीजिए। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि जहां पे मैग्नेटिक मटेरियल मिलेंगे वहां पे अपना इफेक्ट क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल तो चूंकि है ही, जहां पे मैग्नेट मिलेंगे, मैग्नेट मिलेंगे तो मैग्नेट जो होगा, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे मैग्नेट अपना अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिखाएगा। यानी मैग्नेट इसको आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, बहुत ज्यादा जोर से, जिसको बोलते हैं अट्रैक्ट करेगा। हमने लड़का के एग्जांपल बताया कि 3 प्रकार के लड़के को मान लीजिए। एक की जब देखेगा तो एकदम मानना ही नहीं है उसको, वो चले जाना है उसके पास, तो ये फेरोमैग्नेटिक का हो गया। दूसरा आता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक आप दूसरा कैटेगरी के मान लीजिए। दूसरा कैटेगरी वाला जो लड़का है वो ये मान करके चलता है, तो मिला नहीं तो जाने दो। यानी प्रॉपर्टी उसका भी है, प्रॉपर्टी उसका भी है खिंचाने का, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी उस लड़के के पास भी है, लेकिन वो इतना इसको इग्नोर करता है। अगर मिला तो तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक। सेम कैटेगरी है इसके पास। ये अट्रैक्शन यानी मैग्नेट के क्रॉस, मैग्नेट के लिए ये अपना इफेक्ट तो दिखाता है, अट्रैक्टिव इफेक्ट तो दिखाता है, लेकिन इतना नहीं जितना ये वाला था। यानी ये वाला क्या है, इसको अगर मिलता है तब भी, नहीं मिलता है तब भी काम चल जाएगा। लेकिन तीसरा आता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल सख्त लौंडा है। सख्त लौंडा आप लोग समझते होंगे, देखने के साथ ही भड़क गया। यानी इसको मैग्नेट क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इसको दूर भेजेगा। तो समझ रहे हैं तीसरा कैटेगरी का लड़का कौन हो गया, तो उस कैटेगरी के लड़के। इस तरीके से अब 3 ये एग्जांपल बताए थे, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिएबिलिटी होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, वो कितना होता है। हमने आपको पहले ही बताया था, इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 100 से लेकर के 1000 तक होता है। 1000 कहने का मतलब सेवरल थाउजेंड हो सकते हैं। इसका 1 से तो ज्यादा होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, 1 से ज्यादा होता है, लेकिन कितना ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.0009 हो सकता है। इस तरीके से हल्का ज्यादा होता है। इस वाले का क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, 1 से कम होता है, हल्का कम होता है। तो ये
अब ऑब्जेक्टिव व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे एक एक करके। हाँ, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे आज यहाँ पर देखिए लिखवा दिए हैं, परमेबिलिटी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, इस चीज को हम लोग समझेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले वेबर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। वेबर थ्योरी बोलता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी मटेरियल किस चीज का बना होता है, मॉलिक्यूल्स का बना होता है। किसका बना होता है, मॉलिक्यूल्स का बना होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल हो तो उसके सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने सारे उसके मॉलिक्यूल्स हैं, एक मैग्नेट होता है। क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, छोटा मैग्नेट, जिसको टिनी मैग्नेट बोलते हैं। टिनी मैग्नेट होता है, और टिनी मैग्नेट होता है चूंकि हम लोग जानते हैं मैग्नेट होता है तो उसके दो पोल्स होते हैं। अगर ये बड़ा सा एक क्या है, आप इसको क्या मान लीजिए, मैग्नेट मान लीजिए, बड़ा सा मैग्नेट है। लेकिन ये बता रहा है कि बड़ा मैग्नेट कैसे बना है, मॉलिक्यूल से बना है, मटेरियल है तो वो मॉलिक्यूल से ही बना होगा। तो इसको जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, एक छोटे छोटे क्या है, मैग्नेट है। क्योंकि मैग्नेट है तो इसके पास क्या होंगे, पोलरिटी होंगे। तो एक तरफ प्लस, एक बात और, एन को और एस को हम लोग नॉर्थ को, जैसे हम लोग चार्ज वाला में पढ़ते थे, चार्ज यानी पॉजिटिव से क्या होता था, फ्लक्स निकलते थे। इस केस में क्या होता है, नॉर्थ से फ्लक्स निकलते हैं, नॉर्थ पोल से, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अकबक जैसा लगने वाला कोई बात नहीं है, यानी नॉर्थ को अगर पॉजिटिव बोले तो घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आइए, यानी इनके सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, किनके सारे मॉलिक्यूल्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताता है कि जितने सारे मैग्नेटिक मटेरियल हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक क्या है, टिनी मैग्नेट है, छोटा मैग्नेट है। और चूंकि छोटा मैग्नेट है तो वो क्या होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव उसके दो एंड होंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होंगे, दो एंड होंगे। ये बताता है कौन, ये थ्योरी बताता है। आगे इस थ्योरी में बताया गया है कि जब, यानी ये एक पार्ट हुआ, आगे बताया गया कि जब ये मैग्नेटिक मटेरियल यानी अभी मैग्नेट नहीं है, यानी ये क्या है, अनमैग्नेटाइज्ड है, ये नॉन मैग्नेटाइज्ड, यानी अभी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली बिखरे हुए हैं, यानी कोई डिफिनिट अरेंज नहीं है, इसका एक अलाइनमेंट नहीं है। हो सकता है अलाइनमेंट करने का मतलब क्या देख रहे हैं कि आप एक नेगेटिव इधर है, नेगेटिव एक इधर है, इसमें देख रहे हैं कि पॉजिटिव इधर है, यानी इनके जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं एक डिफिनिट अरेंज नहीं है, डिफिनिट अलाइंड नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सारे के सारे, कोई इस इधर से इसके मॉलिक्यूल्स हैं, कोई इधर से इसके मॉलिक्यूल्स है पॉजिटिव नेगेटिव, कोई इसके इधर मॉलिक्यूल्स है, इस तरीके से क्या है, सारे के सारे इसके मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में क्या है, बिखरे हुए हैं या एक डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज्ड नहीं है। इसके वजह से इसका नॉर्थ का और इसका साउथ का जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो मिल करके क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। बात समझिए, मिल करके कैंसिल हो जा रहा है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला कैंसिल हो जा रहा है, इधर से कैंसिल कर दे रहा है। इस तरीके से रैंडम डायरेक्शन में या अरेंजमेंट इसका जो है वो बेहतर नहीं है, इसलिए ये अभी क्या है, नॉन मैग्नेटिक। क्या है, नॉन मैग्नेटिक। ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरीके से अरेंज होंगे। लेकिन और आगे बताया जाता है कि जब ये मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, अब मैग्नेटाइज करने का कोई भी तरीका हो, जो भी तरीका हो, मैग्नेटाइज होने का जो भी तरीका हो, मैग्नेटाइज होने के बाद इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, ऐसे समझिए। यानी ये पॉजिटिव, यानी ये इसके क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसके क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो सारे के सारे का जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन होगा, जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में। देखिए, यानी जो पॉजिटिव है वो एक तरफ को फ्लक्स यहाँ से निकलेगा एक डायरेक्शन में, यानी सारे के सारे जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे एक डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अरेंज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। इसकी वजह से पॉजिटिव वाले का सारे फ्लक्स क्या होगा, एक डायरेक्शन में हो जाएगा, एक डायरेक्शन में, और सारे मिल करके क्या बनाएंगे, एक नॉर्थ पोल बनाएंगे और दूसरा क्या बनाएंगे, साउथ पोल। ये बताता है कौन, वेबर्स थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब हमने मैग्नेट बनने का तरीका बना दिया। दूसरा, ये मैग्नेट को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मान लिया जाए कि ये क्या है, एक क्या है, इसको एक मैग्नेट समझिए।
अब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया है, यानी किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, किसी को रिपेल कर रहा है। तो बताइए इसको हम इस प्रॉपर्टी को खत्म कैसे कर सकते हैं? इस प्रॉपर्टी को खत्म करने का तरीका है जनरली दो तरीके हैं। जनरली ये पहला तो है हैमरिंग, यानी हैमरिंग करने का मतलब कि इस पे चोट पहुंचाइए। चोट करने का मतलब क्या? इसको या तो पटक दीजिए या इस पे हथौड़ा से वार कीजिए, ये तरीका हो सकता है। किसी भी प्रकार से इसको चोट पहुंचाइए, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है इसको हीट दीजिए, यानी इसको बहुत ज्यादा क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, तब इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तब कल कोई सवाल पूछे थे कि आखिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऐसा करने से क्यों खत्म हो जाता है? तो बात समझिए, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ किसकी वजह से रहा था? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रहा था इसके मॉलिक्यूल्स एक लाइन में अलाइन हो जा रहे थे, एक डेफिनेट अरेंज्ड हो जा रहे थे, इसकी वजह से ये क्या हो रहे थे, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जा रहा था। यानी जब हम लोग ये दोनों काम करेंगे तो फिर से वो मैग्नेटिक मटेरियल में जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, फिर से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये था वेवर्स थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड हमने आपको पहले भी बताया था, यानी किसी मैग्नेट के चारों तरफ, किसी मैग्नेट के चारों तरफ वैसा स्पेस जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट अपना ये क्या करेगा, दिखाएगा। कैसे? एक बार, मैग्नेट के चारों तरफ, मैग्नेट के चारों तरफ वैसा स्पेस जहां पे ये अपना मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करेगा, दिखाएगा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट कहने से मतलब क्या हुआ, यानी जहां पे ये एक मैग्नेट है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा हम मटेरियल लाते हैं या दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो यहाँ पे इसके वजह से इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, इफेक्ट आता है। या तो वो इफेक्ट अट्रैक्शन का होगा या तो वो रिपल्सन का होगा। तो जितना दूर तक ये अपना इफेक्ट दिखाएगा उस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। हम सिर्फ मैग्नेट की बात कर रहे हैं। अब मैग्नेट वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, मैग्नेट वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब टर्म बताया था उस टाइम बताया था कि ये वाला चार्ज जो आता है वो मूवमेंट की वजह से आता है। जब चार्ज किस कंडीशन में था, जब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में था, तब वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। लेकिन यहाँ पे चार्ज कैसा रहेगा, मूव करता रहेगा। यानी मैग्नेट एक तो परमानेंट मैग्नेट हो सकता है, जो कि मान लीजिए कि एक परमानेंट मैग्नेट है। दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जरा समझिए बात को, चार्ज मूव कैसे करते रहता है, इस बात में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक कंडक्टर है। क्या है ये? एक कंडक्टर है। हम लोग किसको बोलते हैं, करंट का कंडक्शन किसको बोलते हैं, करंट फ्लो होना किसको बोलते हैं, चार्ज को ही तो मूवमेंट को बोलते हैं करंट। यानी चार्ज क्या कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है। आ गया टर्म यहाँ पे, चार्ज मूवमेंट। जब स्टैटिक कंडीशन में था तब वो कौन सा फील्ड बना रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था। जब ये मूवमेंट कर रहा है तब ये कौन सा फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, ये बात समझ में आया? मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, या जब कोई चार्ज मूवमेंट कर रहा है तब उसके चारों तरफ का स्पेस जहां पे वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करे, दिखाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। आगे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, मान लिया जाए ये क्या है, एक मैग्नेट है, ये क्या है, एक मैग्नेट है। अब इसको ऐसा समझिए और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। क्या है ये, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो बताइए ये अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ इसके भी होंगे, तो इन दोनों मैग्नेट के जो फील्ड बनेगा, हम लोग फील्ड को दिखाते किससे हैं, हम लोग फील्ड को दिखाते हैं एक लाइन से दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं, लाइंस के द्वारा क्या करते हैं, दिखाते हैं। क्या करते हैं, दिखाते हैं। और इसी लाइंस को बोला जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। नॉर्थ से निकलते दिखाए जाएंगे, साउथ पे खत्म होते दिखाए जाएंगे। क्या होते जाएंगे, खत्म। यानी नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ की तरफ जा रहा है। तब इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइन फोर्स बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्थ है तो इस तरीके से क्या होंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे और साउथ पे एंड होंगे। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स।
अब मैग्नेटिक फ्लक्स के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हम लोग को समझना जरूरी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या क्या काम कर सकता है, वो कैसे कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि अंतहाई हम लोग फ्लक्स को मूड में आया तो ऐसा ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, यानी बेसिक उसका कुछ प्रॉपर्टी है। इस चीज को हम लोग एक एक करके समझते हैं। ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, या इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए सबसे पहला जो है इसका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम फॉर्म क्लोज लूप। इसका कहने का मतलब होता है, क्लोज लूप कहने का मतलब बात समझिए। देखिए जरा थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाइए, वहां क्या होता था कि पॉजिटिव से फील्ड निकलते थे, फील्ड लाइंस निकलते थे, और नेगेटिव के पास क्या हो जाते थे, एंड हो जाते थे। क्या हो जाते थे, एंड हो जाते थे। इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, फील्ड का। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है उस बात को जरा समझिए। इसमें क्या होता है कि एक मैग्नेट होता है, क्योंकि ये कभी भी मोनोपोल नहीं होता, यानी कभी भी ये सिंगल पोल में नहीं होता, यानी किसी भी मैग्नेट का ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल हो, या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि किसी मैग्नेट के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा पोल हो, साउथ पोल हो। हमेशा ये डाईपोल में अवेलेबल रहता है, यानी एक नॉर्थ होगा तो हमेशा उसके पास क्या होगा, एक साउथ होगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर क्लोज लूप। लूप कहने का मतलब क्या होता है, लूप हमने आपको पहले ही बताया था कि जहां से स्टार्ट करते हैं वहां अगर एक चक्कर लगा ले तब ये क्या बन जाता है, लूप बन जाता है। यहाँ पे भी वही है, यानी यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस निकल रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है। क्या ये अभी लूप बनाया है, नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ के पास पहुंच गया, क्या अब ये लूप बनाया है, नहीं। इसमें कुछ और होता है, जैसे यहां तक अभी कंडीशन हो गया है, यहां से निकला यहां खत्म हो गया, लेकिन इसमें यहां ऐसा नहीं होता। नॉर्थ से निकाल करके साउथ तक जाता है, और मैग्नेट के इन साइड में ये मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के इन साइड में ये फ्लक्स का होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर आता है। ये बात याद रखिएगा। बताइए अब ये क्लोज लूप बना कि नहीं बना। अब इससे क्या आपसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए मैग्नेट के आउटसाइड यानी मैग्नेट के बाहर जो फ्लक्स का डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, लेकिन मैग्नेट के इनसाइड कहाँ होता है डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। तब ये क्लोज लूप बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यानी यही बात हुआ क्या कि ये क्लोज लूप बनाते हैं, ये इनसाइड ट्रेवल करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, ये क्लोज लूप बनाता है। इसी में हम लोग ऐड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, एंड कहां से ये निकलता है, जो फ्लक्स कहां से, नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की ओर जाता है मैग्नेट के आउटसाइड, लेकिन मैग्नेट के इनसाइड कहां से होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है टेंजेंट ड्रॉप टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बताइए, मान लिया जाए हमको यहाँ पे हमको क्या करना, पता करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहने का मतलब कि वहां पे अगर किसी मैग्नेट को हम रखते हैं, किसी मटेरियल को रखते हैं, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर का फोर्स लगेगा। बात समझिएगा। हम अभी एक ये मैग्नेट है, ये हम एक मैग्नेटिक मटेरियल, एक लोहे का टुकड़ा समझ लीजिए, इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं। बताइए इस पे फोर्स किधर का लाएगा। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, यानी वहां पे मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन पता करने के लिए जिस पॉइंट पे भी निकालना है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो डायरेक्शन वहां मिलेगा वही क्या बताएगा, उस मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। यानी अगर हम यहाँ पे कोई मैग्नेट को रखते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पे रखते हैं, इस मैग्नेट की वजह से ये इधर की ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, इधर की ओर पुश करेगा, इस डायरेक्शन में। आगे बात करते हैं, सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे पता करना था तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर होता, इस डायरेक्शन में यहाँ पे होता है, यानी यहाँ पे रखते मैग्नेट, इधर का क्या होता है, पुल करता है या पुश करता, जो भी होता है। ये था डायरेक्शन पता करने का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है क्लोजनेस और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बताता है कि डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व। किसका घनत्व बोल रहा है, मैग्नेटिक लाइंस का। अब मैग्नेटिक लाइंस जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक लाइंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फील्ड का क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, मैग्नीट्यूड होगा। यानी वहां पे फील्ड क्या है, बहुत स्ट्रांग है। वहां पे जाइएगा तो आप खींचने चल जाइएगा। नहीं बताए थे आपको, एग्जाम्पल तो बताए नहीं थे। अब आप बताइए, आप देख करके बताइए कि कहाँ पे इसके मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा डेंस है, ज्यादा घनत्व जिसको बोलते हैं, ज्यादा निकल रहे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है,
बहुत ज़्यादा है, इस इंड पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए तो कम है कि नहीं है। यानी यही बताता है कि जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ज़्यादा होंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी आपको भी ये बात पता है कि मैग्नेट के दोनों पोल के पास उसका स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, ज़्यादा डेंस होते हैं, नज़दीक नज़दीक होते हैं, बात समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये था तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कोई भी, हमने यहाँ पे बनाने में उल्टा पल्टा हो गया है, लेकिन जब यहाँ पे इसके जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं, कभी भी मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, एक दूसरे को कट वो नहीं करते। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेकर गए और ये वाला को ये लपेटते चला गया, यहाँ से निकला ये 4-5 वक्र काट के यहाँ पे चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो बनाए जाते हैं वो एक दूसरे के कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी। आगे हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। अब आप इस बात से समझ गए होंगे कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा और यूनिफॉर्म क्या होगा। देखिए, यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या होगा कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में, या वैसा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हर एक पॉइंट पे जो इसका स्ट्रेंथ होगा वो सेम होगा, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन आप अगर ये वाला बनाते हैं तो बताइए एक पॉइंट पे, अच्छा एक बात और, मैग्नेटिक फील्ड्स को हम लोग दो तरीके से, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा इसका डायरेक्शन। तो दोनों चीज चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे मैग्नेटिक का जो फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, यानी रिजल्टेंट इसका एक ही डायरेक्शन में जाएगा। आप अगर एक बॉडी को रखते हैं तो सारा का सारा उधर खींच रहा है, उधर ही खींचेगा, यहाँ पे रखते हैं तब भी, 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 क्या होगा, ये हमेशा सेम ही डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और जो वैल्यू होगा, जो जितना फोर्स लगाएगा वो वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जरा इसमें बात कीजिए, हमने अभी आपको बताया कि अगर यहाँ पे बॉडी को रखते हैं और एक बॉडी को यहाँ रखते हैं, क्या फोर्स का वैल्यू सेम होगा? चलिए देखते हैं, सारे का सारा डायरेक्शन तो हम इधर लिख देते हैं। हमने बताया कि किसी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन पता करना हो तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे इधर लगा रहा है, यहाँ पे इधर लगा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन क्या सेम है, नहीं है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म कैसा हो सकता है, इस तरीके से आ रहे हैं, तब ये कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा। लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसके प्रॉपर्टी, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कूलॉम्स लॉ हम लोग पढ़े थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैग्नेट के टर्म में देखेंगे। देखिए, चलिए मानते हैं कि दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट का यहाँ पे क्या होगा, M1 मानते हैं, जो पोल का स्ट्रेंथ होगा, पोल स्ट्रेंथ क्या होगा हम आगे बात करेंगे। यानी एक मैग्नेट क्या है, दूसरा मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ M2 है। तब कूलॉम्स लॉ बताता है कि अगर दो पोल, अब दो पोल ये कैसा भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब दो पोल यदि r डिस्टेंस पे क्या है, सिचुएटेड है या प्लेस्ड है, यानी r दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है, तब जो इनके बीच का जो फोर्स लगने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों पोल के स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कौन बताता है, कूलॉम्स लॉ बताता है, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। देखिए, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो बहुत जगह पे यूज होता है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे थे, फिर यहाँ पे देखें, आप लोग ग्रेविटेशन में पढ़े हुए, वहां पे भी होता है इनवर्स के, यानी ये वाला आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप लोग एक और क्या बोलते हैं उसको, लाइटनिंग में भी आप लोग देखिएगा, लाइटिंग सिस्टम में वहां पे भी जो इंटेंसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं। इसका तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में क्या होगा, M1 इंटू M2, यहाँ पे M1 M2 क्या है, M1 मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि पोल स्ट्रेंथ, पोल का कैपेसिटी कितना है,
अब पोल का कैपेसिटी कहने का मतलब क्या, पोल किसी को फेंक मारता है, किसी को क्या करता है, पोल कैपेसिटी उसके पास है क्या, किसी पे फोर्स लगाने का या किसी को खींचने का, यही होता है। यानी पोल का कैपेसिटी यानी वैसा स्ट्रेंथ जिसकी वजह से किसी दूसरे मैग्नेट के पोल को वो क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो वो रिपेल करेगा। तो जितना ज्यादा उसके पास कैपेसिटी होगा वही उसका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका पोल स्ट्रेंथ कहलाता है। आगे हम बात करेंगे। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, एक बराबर के m1 m2 r स्क्वायर, जहां पे k क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है एयर के लिए अगर वैल्यू रखें तो म्यू नोट बटा 4 पाई, एयर के लिए 4 एयर के लिए। अब ये k कांस्टेंट किसके लिए रखे हैं, म्यू नोट बाई 4 पाई किसके लिए, एयर के लिए। अगर यही हम किसी दूसरे मीडियम के लिए रखते हैं तो म्यू आर रख देते हैं। हम बात करेंगे कि यह क्या है। हम लोग म्यू नोट को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। और म्यू आर को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये था इसका वैल्यू, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे म्यू नोट का जो वैल्यू होता है, म्यू नोट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये होता है क्या, म्यू नोट का वैल्यू। आगे हम लोग समझते हैं कि अब आगे ये परमिएबिलिटी क्या होता है। जरा याद कीजिए, आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, परमिटिविटी बताए थे। परमिटिविटी के केस में हमने बताया था कि जब किसी चार्ज का फ्लक्स सेटअप होता है, क्या होता है, सेटअप होता है, तो फ्लक्स सेटअप होता है तो जितना मीडियम अपोज करता है वहां पे फ्लक्स को अपोज करने के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते थे, परमिटिविटी बोलते थे। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है, परमिएबिलिटी बोला जाता है कि किसी मीडियम का वैसा प्रॉपर्टी, किसी मीडियम का वैसा प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने में सपोर्ट करे, क्या करे, सपोर्ट करे। इसीलिए यहाँ पे जो आपको म्यू नोट का वैल्यू दिख रहा है वो ऊपर में है। जरा याद कीजिए, वहां पे क्या था, नीचे में वैल्यू था, ये 4 लिखा हुआ है, वहां पे नीचे में था, यानी ये जो म्यू नोट का वहां पे क्या था, एप्सिलॉन नोट नीचे में वैल्यू था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर में। यानी जितना ज्यादा परमिएबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही ज्यादा फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन वहां पे कैसा था, उल्टा था। क्यों, क्योंकि वो फ्लक्स को अपोज करता था और स्ट्रेंथ को कम करने का काम करता था। जैसे आप समझिए, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि इस फील्ड की वजह से स्ट्रेंथ कितना होगा, कितना होगा स्ट्रेंथ। तो हम बताएं कि इस मीडियम का परमिटिविटी, याद रखिएगा परमिटिविटी, यानी अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में अभी एक चार्ज है और ये फील्ड अपना बना रहा है और यहाँ पे पूछे कि इसका स्ट्रेंथ कितना है। अगर मीडियम यहाँ पे है तो मीडियम के केस में पूछें और बोले कि मीडियम को जैसा जैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू अगर पूछ रहे हैं तब फोर्स का वैल्यू। और यही सवाल अगर हम इसमें मैग्नेटिज्म में आए तब दोनों में अगर मीडियम का वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उल्टा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मीडियम को चेंज करते थे तो हम लोग क्या होता था, वहां पे फ्लक्स को सेटअप करने को अपोज करता था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। यही होता है प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। परमिटिविटी का जस्ट उल्टा होता है, ये फ्लक्स को सेटअप करने में सपोर्ट करता है। जरा अभी बताइए, हमने 3 टाइप मैग्नेटिक मटेरियल का बताया था, इसका 3 टाइप मैग्नेटिक मटेरियल का, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और क्या बताए थे, और एक फेरोमैग्नेटिक। थोड़ा सा और बात समझिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को जो डिनोट करते हैं वो म्यू से डिनोट करते हैं, इसका नाम क्या है, म्यू। यानी ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो फ्लक्स को सेटअप करने में क्या करता है, सपोर्ट करता है। फ्लक्स को सेटअप करने में ये सपोर्ट करता है, तब हम लोग इसको बोल रहे हैं म्यू। अब हम एयर से सभी को तुलना करेंगे कि एयर जितना सपोर्ट करता है, एयर जितना सपोर्ट करता है उसका हम एक कांस्टेंट मान लेंगे कि अगर हम एयर में मैग्नेट को रखें वो कितना सपोर्ट करता है, उसका जो वैल्यू है वो कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये इतना सपोर्ट करता है एयर। अब किसी दूसरे मीडियम को अगर हम कंसीडर करें, दूसरे मीडियम को अगर कंसीडर करें तो हम क्या करते हैं, दूसरे मीडियम का वैल्यू ना निकाल करके कि वो कितना
वैल्यू देता है, कितना सपोर्ट करेगा, हम एयर से क्या कर लेते हैं, उसको तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तुलना। किसी मीडियम का जो परमिएबिलिटी होगा वो एयर के परमिएबिलिटी से मानते हैं कि 10 गुना होगा, 3 गुना होगा, चलिए 3 गुना। तब ये 3 गुना क्या बता रहा है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसको आप यहाँ कर दीजिए, म्यू नॉट को क्या कर दीजिए यहाँ पे, यही क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी म्यू आर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो एयर जो है जितना सपोर्ट करेगा फ्लक्स को सेटअप होने से, उससे 3 गुना ज्यादा क्या होगा, जो मीडियम आप कंसीडर कर रहे हैं वो सपोर्ट करेगा। लेकिन उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था कि जितना एयर अपोज कर रहा है फ्लक्स को सेटअप होने से, उसका 3 गुना ज्यादा वो दूसरा मीडियम अपोज करेगा। ऐसे समझिए, यहां पे इप्सिलॉन था, इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन आर था। इसका वैल्यू अगर हम लोग मानते हैं कि 3 था, अब दोनों में डिफरेंस समझिए। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर म्यू आर का वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 3 गुना ज्यादा फ्लक्स को सपोर्ट करेगा सेटअप होने में, मैग्नेटिक के केस में। लेकिन इसमें क्या था, एयर की तुलना में ये फ्लक्स को 3 गुना ज्यादा अपोज करेगा। बात ये था, तो ये था रिलेटिव परमिएबिलिटी। यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना, क्या कहने का मतलब हुआ कि रेशियो ऑफ किसी मीडियम का, रेशियो ऑफ एनी मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ एयर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलेंगे। तो अगर किसी मीडियम का वैल्यू को रखना होगा तो हम लोग क्या यहाँ पर रख देंगे, म्यू आर इंक्लूड कर देंगे। यानी उस मीडियम के लिए वो मीडियम कितना सपोर्ट करता है, मीडियम कितना सपोर्ट करेगा, तो कितना, एयर से अगर म्यू आर का वैल्यू 3 है तो 3 गुना ज्यादा, 5 है तो 5 गुना ज्यादा। इस तरीके से वो फोर्स को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अब जरा मटेरियल में समझिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, डायामैग्नेटिक मटेरियल का और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तीनों का हमने परमेबिलिटी बताया था। सबसे ज्यादा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होंगे वो बहुत ज्यादा फ्लक्स को क्या करेगा, सेटअप होने में सपोर्ट करेगा। इसीलिए मैग्नेट जो बनता है या मैग्नेटिक के लिए जो यूज होते हैं, जैसे आप क्या देखेंगे, ट्रांसफार्मर में जो कोर यूज होता है वहां पर फ्लक्स का ही काम होता है। तो वहां पे क्या यूज होता है, वैसे मटेरियल यूज होते हैं जिसका परमिएबिलिटी क्या हो, हाई हो। और परमिएबिलिटी हाई किसका होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का परमिएबिलिटी हाई है, इसका कहने का मतलब क्या कि वो ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और फोर्स क्या लगाएगा, वो ज्यादा लगाएगा। तो ये था रिलेटिव परमिएबिलिटी और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, कूलॉम्स लॉ। एक बार फिर से, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये एक मैग्नेट है, क्या है ये, एक मैग्नेट है। तो एक मैग्नेट के नजदीक हम एक दूसरा मैग्नेट को लाते हैं, तो इस पोल का जो स्ट्रेंथ है वो कितना ज्यादा है, वो इस बात से पता चलेगा कि जो हम बगल वाला ला रहे हैं मैग्नेट, एक और मैग्नेट ला रहे हैं, इस पे वो कितना फोर्स अप्लाई करता है। यानी इस पे अगर बहुत तेजी से इसको ढकेल दिया तो इसका कहने का मतलब क्या कि इसका पोल का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। अगर कम से ढकेला, धीरे धीरे ढकेला, यानी पोल का इसका स्ट्रेंथ क्या है, कम है। या इसको रिपेल यानी जल्दी से इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, तब भी इसको क्या है, पोल का स्ट्रेंथ ज्यादा है। धीरे धीरे अट्रैक्ट कर रहा है तब कम है। या दूसरे शब्द में बोले कि बहुत नजदीक लाने पे इसको अट्रैक्ट करता है तब भी इसका स्ट्रेंथ कम है। बहुत दूर से ही खींच ले रहा है तो वो बहुत खरखरा है। समझ रहे बात। तो इस तरीके से ये था पोल स्ट्रेंथ। यानी कूलॉम्स लॉ दोनों में हो रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिज्म में भी। आगे इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे और जो टॉपिक था वो भी हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, इस वजह से आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, देखते रहिए। धन्यवाद।